बात की पॉलिटिकल कमीशन किसको बोलते हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ में कंपीट करती हैं इन जनरल इलेक्शन। इलेक्शन आपको पता है किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंपीट करती हैं, कंपीट करते हैं कि वो चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो वोट्स हैं उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिले, जिससे कि उनका कैंडिडेट है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए और फिर उनकी जो गवर्नमेंट है वो बने, ठीक है। ये बेसिक है इसके बारे में। बट अगर हम इसको और डीप में जाकर देखें तो पहली बात क्या है कि जो हमने अपने देश को या अपने स्टेट को, देखिए इलेक्शन जो होते हैं देश में दो तरह के होते हैं, बड़े इलेक्शन होते हैं, मेजर इलेक्शन, छोटे लेवल इलेक्शन होते हैं जैसे गांव के अंदर होते हैं, है ना, ऐसे एक जिले के अंदर होते हैं, उनकी बात हम नहीं करते, हम यहाँ पे क्या बारे में बात कर रहे हैं, मेनली नेशनल लेवल और स्टेट लेवल इलेक्शन जो होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं नेशनल लेवल में, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शन या फिर लोकसभा इलेक्शन, है ना। तो लोकसभा इलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हमने पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है। अभी बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी होती क्या है, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी? ये वर्ड सुना है कभी आपने, पहले सुना है आपने, क्या मतलब होता है इसका, एनीवन नहीं पता? देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है बेटा एक ऐसा रीजन जहां से एक व्यक्ति कंपीट करता है दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ। मान लीजिए एक रीजन है बेटा, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं बिजनौर लोकसभा सीट, क्लियर। तो ये बिजनौर लोकसभा सीट है, मतलब ये बिजनौर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये लोकसभा इलेक्शंस के लिए जो पूरे देश के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें से एक है। समझ में आ गई बेसिक चीज की होती है क्या, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट की होती है, डिस्ट्रिक्ट नहीं होती, नहीं बता रहा हूं, पूरा डिवाइड कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि ये एक बिजनौर लोकसभा क्षेत्र है, बट इसकी साइड में एक दूसरा है जिसका नाम है नगीना लोकसभा क्षेत्र, नगीना लोकसभा सीट, ओके। अभी कहने के लिए तो नगीना बिजनौर के अंदर है, नगीना बिजनौर के अंदर है, बट ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग हैं in terms of total overall constituencies of India. These two are different and separate constituencies, ठीक है। तो एक व्यक्ति यहां से जीतता है और एक व्यक्ति यहां से जीतता है, क्लियर समझना है। अब ये तो बात आ गई लोकसभा क्षेत्र की। अगर हम बात करें विधानसभा क्षेत्र, वो क्या होते हैं, जो लोकल जो असेंबली इलेक्शन होते हैं, असेंबली इलेक्शन किसको बोलते हैं, असेंबली इलेक्शन का मतलब होता है जो इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट चुनने के लिए होते हैं। देखिए इन सीट से जो व्यक्ति चुन के आते हैं उनको क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। तो बिजनौर से एमपी कौन है, अभी मलूक नगर, नाम सुना है आप लोगों ने, चांदपुर में ही का हो सकता है पूरा एरिया। अगर हम बात करें तो देखिए फॉर एग्जांपल लोकसभा क्षेत्र एक होता है विधानसभा क्षेत्र। तो जो लोकसभा क्षेत्र होते हैं ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की, बिजनौर क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। इस बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल इसको डिवाइड किया गया है 8 असेंबली इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, मतलब 8 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर। वो 8 कौन कौन से हैं, बिजनौर, नगीना, धामपुर, नूरपुर, नेहटौर, चांदपुर, बढ़ापुर, क्या आई थिंक हो गया, ये इसमें डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। बिजनौर, नगीना, चांदपुर, नजीबाबाद, नूरपुर, नेहटौर, बढ़ापुर और एक शायद कोई और भी निकल रहा है, ये टोटल 8 है, ठीक है। तो 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है बिजनौर जिले को, टोटल 8 में, ठीक है। अब इनमें से कुछ इसके अंदर आएंगे, कुछ इसके अंदर आएंगे और उनसे मिलकर क्या बन जाएगा, लोकसभा क्षेत्र। जैसे बिजनौर के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, बिजनौर और चांदपुर। किसके अंदर आते हैं, बिजनौर और चांदपुर किसमें आते हैं, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र। और नगीना के अंदर कौन कौन से आते हैं, नगीना, नजीबाबाद, नूरपुर, नेहटौर, बढ़ापुर आता है मुरादाबाद। में कैसे, बिजनौर वाले के अंदर जो बात कर रहे थे, तो बिजनौर के अंदर एक तो बिजनौर हो गया, चांदपुर हो गया, इसके अलावा एक आता है मीरापुर, सुना है ना, मुजफ्फरनगर से। मीरापुर के अलावा एक आता है पुरकाजी,
पुरकाजी भी बेटा मुजफ्फरनगर में है, और एक आता है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर सुना है मेरठ में। तो जो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र है ये 3 जिलों में फैला हुआ है, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ। इसमें 2 सीट तो बिजनौर की है, 2 विधानसभा क्षेत्र बिजनौर के हैं, बिजनौर और चांदपुर, और 2 हैं मुजफ्फरनगर के, पुरकाजी और मीरापुर, और एक है मेरठ का, कौन सा, हस्तिनापुर। ठीक है। ऐसी तरह बात करें नगीना लोकसभा क्षेत्र की, तो इसमें नगीना, नजीबाबाद, नूरपुर, धामपुर, नेटौर, ये किसके अंदर आते हैं, नगीना लोकसभा क्षेत्र के अंदर। और जो एक बचा कौन सा, बढ़ापुर बिजनौर का, वो आता है मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर। समझ में आई बात? तो ये ऐसे अलग अलग, अब उन्होंने पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को एक सीट क्यों नहीं बनाया, एक क्वेश्चन मन में आ रहा हो है ना, कि एक पूरे जिले को एक सीट क्यों नहीं बनाया, या फिर बिजनौर का एक पार्ट मुरादाबाद में क्यों दे दिया, और मेरठ का मुजफ्फरनगर का पार्ट बिजनौर में क्यों दे दी। समझ में ये बात लग रही है, नहीं लग रही है? वो इसलिए बेटा ताकि लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमें मिल सके। एक लोकसभा क्षेत्र या एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोशिश ये की जाती है कि बराबर नंबर ऑफ पॉपुलेशन वहां पर हो, मतलब एक सीट जो कि बिजनौर सीट है उसमें जितने लोग हैं जो वोट देने वाले हैं, और एक सीट जो नगीना जिस पे लोग वोट देने वाले हैं, इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल होंगे जो वोटर लिस्ट के अंदर होंगे वो नियर अबाउट सेम होंगे। मतलब एग्जैक्टली सेम नंबर पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जितना ज्यादा क्लोज हो सके, जितने ज्यादा कम से कम डिफरेंसेस हो, मतलब हर एक व्यक्ति जो चुन के इलेक्शन में आए वो लगभग इक्वल लोगों को रिप्रेजेंट करता हो। बात समझ आ रही है? क्लियर? तो इसलिए इसको इस तरह डिवाइड किया जाता है ताकि देश को 543 अलग अलग सीटों में डिवाइड कर दिया गया है, और हर एक सीट से जो व्यक्ति जीत के आया है, जो एमपी बन के आया है, वो लगभग बराबर लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये बात क्लियर हुई? क्यों डिवाइड किया गया है इस तरह से कि कुछ हिस्सा कहीं कुछ हिस्सा कहीं, वो इसलिए किया गया है ताकि हम एक पॉपुलेशन का इक्वल शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर सके एरिया वाइज। क्लियर? समझ में आ गई? ठीक है। देखिए बेटा, अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल कंपटीशन की, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना से क्या फायदा है। पॉलिटिकल कंपटीशन होने से बेटा ये है, देखिए सबसे पहली चीज, हालांकि इसके नेगेटिव इफेक्ट भी है। पॉलिटिकल कंपटीशन होने से एक नेगेटिव इफेक्ट हो, कि नेगेटिव क्या है बेटा, कि लोगों के बीच में पार्टी पॉलिटिक्स बढ़ती है। आपको अक्सर देखा होगा कि लोग अपने ना कास्ट के लोगों को वोट करते हैं, देखा होगा आपने। कुछ स्पेशल पार्टी जो होती है वो क्या करती है, एक स्पेसिफिक वर्ग के ऊपर फोकस करती है ना। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों को खुद को पता है कि एक पार्टी जो हिंदुओं को फोकस करती है, एक पार्टी जो मुस्लिम को फोकस करती है, एक पार्टी ऐसी जो हिंदूज में भी एथनिक को फोकस करती है। देखा आप लोगों ने ऐसा? ये सब हमारे सामने हमने होता हुआ देखा है ना, जो कि एक तरह से गलत ट्रेंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज इससे क्या होता है कि समाज के अंदर आपस में बैर बढ़ने लगता है, मतलब आपस में लोग दूसरे के सामने चिढ़ने शुरू हो जाते हैं। होता है ऐसा कि आपको मुस्लिम लोगों को वोट दे रहे हो, आप हिंदू लोगों को वोट दे रहे हो, होता है ऐसा, जो कि एक तरह से गलत है। हम लोगों को वो व्यक्ति को चुनाव में जिताना चाहिए तो हमें लगता है कि हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए इन द सेंस आम पब्लिक के लिए बेस्ट है। बट होता क्या है, हम क्या देखते हैं कि हमारे एरिया से कौन है, या फिर हमारे कास्ट का कौन है, हमारे धर्म का कौन है, यही होता है ना। तो ये एक तरह से इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है, इससे समाज के अंदर दूरियां बढ़ती है लोगों के अंदर। बट इससे अच्छा कोई ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है, बिकॉज जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक हमें जो एक होता है ना फेयर इलेक्शन, वो पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? बिकॉज कंपटीशन है, तो इसके साथ साथ में लोगों को एक डर भी तो है। इस बात का डर है, डर इस बात का है कि अगर हम लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया तो जब अगले इलेक्शन आएंगे तो लोग हमें वोट नहीं देंगे। बात समझ आ रही है? तो कंपटीशन होने के साइड इफेक्ट्स भी हैं, नुकसान भी हैं, बट साथ ही साथ उसके फायदे भी हैं। ठीक है, देखिए तो कहा तो ये जाता है बेटा कि ये जो एक तरह से सिस्टम है बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, बहुत इसके लोगों को बहुत फायदा पहुंचना चाहिए कंपटीशन की वजह से। क्योंकि कंपटीशन जब होता है किसी चीज का तो जो बेस्ट होता है वो निकल के सामने आता है। बट क्या एक्चुअली में ऐसा है? देखा जाए तो नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो बेस्ट है वो निकल के सामने है। बिकॉज हो सकता है आप लोगों ने अपने गांव के अंदर देखा होगा, फॉर एग्जांपल की बात करता हूं, तो बच्चा गांव से है, ओके, आपके गांव में जो प्रधान है, मुझे नहीं पता कौन है, क्या वो गांव के अंदर सबसे योग्य व्यक्ति है गांव का प्रधान बनने के लिए? सच बताने मान नहीं है, अक्सर नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि खराब प्रधान खराब होता है, एग्जाम्पल कि अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति सबसे
है प्रोग्राम बनने का, लोग उसको वोट नहीं करते। वो किसको वोट करते हैं? जिसको वो इजीली मैनिपुलेट कर लेंगे और उससे अपने काम निकलवा लेंगे। यही होता है गांव के अंदर। बात समझ में आ रही है बेटा? तो कहने के लिए तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि डेमोक्रेसी के हिसाब से बेस्ट को वोट देना है, बट होता नहीं है ऐसा इन रियलिटी। क्लियर समझ में आ रही है बेटा बात? ये तो बात होगी छोटे लेवल पे, बट हम अगर बड़े लेवल पे जाएं तो बड़े लेवल पे उतना इफेक्ट नहीं होता है इस चीज का कि गांव के अंदर जो फैसले है कुछ, बट वहां पे क्या होता है, जो व्यक्ति ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, इन्फ्लुएंशियल मतलब जिसका एरिया में ज्यादा दबदबा होता है, वही इलेक्शन में करते हैं कंप्लीट। हम तो नहीं कर सकते थे बड़े इलेक्शन के अंदर कंप्लीट, हम लोग कर सकते हैं, खड़े होने का हमको मना नहीं कर इलेक्शन के अंदर, बट हमें वोट नहीं मिलेंगे। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है कि बोला जाता है कि डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ इक्वालिटी, बट एक्चुअली अगर देखा जाए इलेक्शन में इक्वालिटी उतनी नहीं होती है, सबको बराबर का जो हक है वो नहीं मिल पाता है। बट ना होने तो बेटर है, एटलीस्ट जिन देशों के अंदर डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहां तो लोगों का से बिल्कुल भी नहीं होता डेमोक्रेसी के अंदर। यहाँ पे हमारा मतलब इतना से तो है कि हम अपनी मर्जी से वोट कर सकते हैं किसी को। क्लियर समझ में आ रहा है बेटा? चलिए, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं होना हमारे लिए बेटर है। ठीक है, कि इलेक्शन के अंदर जो कंपटीशन होता है इससे हमारा फायदा ये होता है कि इलेक्शंस जो है वो रेगुलर इंटरवल पर होते रहते हैं। रेगुलर इंटरवल पर होने की वजह से क्या होता है, लोगों के अंदर एक डर बना होता है, क्या कि अगर हम लोगों ने इनको वो सर्विसेज नहीं दी जो लोग चाहते हैं तो हमें इलेक्शन में हरा देंगे। ये सेम एक दुकान जैसा है। मान लीजिए आप एक शॉप पे गए और आप शॉपकीपर से जाके बहुत रूडली बिहेव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत रूडली बिहेव करते हैं, तो क्या वो आपको अपनी शॉप से भगाने के लिए बोलेगा? नहीं है। क्या बोलेगा? कस्टमर है, आप आइए सर, लीजिए जो भी आपको खाना है खाइए, जो भी आप करना करिए। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरी अर्निंग ऐसा नहीं है। तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कहने के लिए तो क्या बोलते हैं सब कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, ये बोलते हैं ना कि हम देश की सेवा के लिए आए हैं, बट एक्चुअल में क्या उनका मोटिव होता है? अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाना, अपनी अर्निंग के सोर्स को आगे बढ़ाना। समझ में आ रही है बात? जैसे कि एक टीचर के लिए इनकम सोर्स क्या है? टीचिंग करना। अगर मैं आपको अच्छा ना पढ़ाऊं तो शायद आप जाके मेरी शिकायत कर दें कि मैं प्रोफेसर से नहीं पढ़ा। बात समझ आ रही है? ठीक ऐसे ही एक कोई प्लेयर है जो इंडिया के लिए क्रिकेट खेलता है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो लोग शोर करना शुरू कर देंगे कि इसको टीम से निकालो। वो इंडिया के लिए खेलना, उसके लिए चलो एक बात को होता है कि मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूं, बहुत बड़ी चीज है, बट मतलब उसको क्या चाहिए होती है? पैसा चाहिए होता है। अगर उसको पैसा चाहिए तो उसको अच्छा खेलना पड़ेगा, बिकॉज अच्छा नहीं खेलेगा तो टीम से बाहर जाएगा। ठीक ऐसे ही एक जो पॉलिटिशियन होता है उसके सामने मजबूरी होती है कि जो प्रॉमिसेस उसने किए हैं उनको कुछ हद तक तो फुलफिल करे। अगर वो बिल्कुल फुलफिल नहीं करेगा तो लोग उसको कई बार वोट नहीं देंगे, तो इसलिए उसका जो पॉलिटिकल करियर है वो खत्म हो जाएगा। और क्या कोई चाहता है कि उसका जो करियर है वो खत्म हो जाए? नहीं चाहता। तो इसलिए जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उस होने से क्या फायदा होता है कि जो लोग हैं वो आपस में कंपीट करते हैं, हम आम वोटर्स को अच्छी से अच्छी सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग एक तरह से लालच में आ जाए, आप ये कह लो, और उनको वोट देते रहें। बट इससे फायदा किसका होता है? कस्टमर का। जैसे कि अभी आप फॉर एग्जांपल बात करूं मैं, 4 साल पहले जब जियो नहीं था, आपको समझ ना, जो रिलायंस जियो है, जियो जब आया उससे पहले डेटा प्राइसेस क्या थे पता है आप लोगों को? 1 GB के लिए 150-200 रुपए देना पड़ता था, 1 GB के लिए। जियो ने आगे क्या किया? रोज का 1 GB, 1.5 GB, 2 GB देना शुरू किया उतने प्राइस में। तो सारी कंपनियां वो प्राइस दे रही है, एयरटेल भी दे रही है, वोडाफोन आइडिया भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन हो गया। पहले कंपटीशन नहीं था, सब मिलके बराबर रेट दे रहे थे, महंगा रेट दे रहे थे। बट जब कंपटीशन आया तो जो अच्छे रेट नहीं देना चाह रहा था उसको भी मजबूरी में बेटर रेट प्रोवाइड करना पड़ा। समझ आ रही है बात? ये ठीक ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको प्रॉमिसेस करने होते हैं, अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल करना होता है अगर उनको अगले इलेक्शन में जीतना है, अगर उनको अपना पॉलिटिकल करियर बना के रखना है तो। समझ में आया बेटा टॉपिक आपको? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दिए हुए हैं कार्टून, दिख रहे हैं बुक के अंदर? फर्स्ट कार्टून क्या लिखा है? मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं। एक लीडर बोलता है मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, और जो आम पब्लिक है वो क्या बोलती है? मेरे पास वोट है। मतलब कमांड किसके हाथ में है? पब्लिक के हाथ में। बट ये चुनाव से पहले का सीन है। अब चुनाव के आगे आ जाओ, अभी ये जो लीडर है वो चुन के आ चुका है, अब उसने क्या कर रखा है? प्रॉमिसेस।
देखिए प्रोमिसेस की पोटली बना के रखी हुई है और उसको लेके जा रहा है और पीछे पीछे वोटर भाग रहा है उसके, और उसको बस एक छोटा सा टुकड़ा निकल के नीचे गिरा है, मतलब जो प्रोमिसेस है इतने सारे उसमें से इतना फुलफिल किया गया। ठीक है, समझ आ रही है बात? क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। देखिए चलिए, तो ये तो हुई बात ये कि लीडर जो है प्रोमिसेस तो बहुत सारे करते हैं, सारे फुलफिल नहीं करते हैं, बट जो ज्यादा फुलफिल करने की कोशिश करता है एट लास्ट हम उसको वोट दे देते हैं। ठीक है, ये तो बात होती है आइडियल डेमोक्रेसी की जहां पे ऐसा होता है, बट एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग वोट कैसे करते हैं? अपने कास्ट को, अपने रिलीजन को, जो इंडिया के लोगों की एक मेंटालिटी इस तरह से डेवलप हो चुकी है। चलिए समझ में आया बेटा? आगे हमारा पॉइंट है व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। इसके बारे में ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं काफी हद तक। व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि सिस्टम हमारे यहाँ है क्या, इलेक्शन कैसे होते हैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक होता है लोकसभा क्षेत्र, एक होता है विधानसभा क्षेत्र। लोकसभा कहां पे होता है? जो देश के इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन। और विधानसभा क्षेत्र कहां पे होता है? विधानसभा वहां पे होता है जो स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, चलिए इसमें हम बात करें इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी। कॉन्स्टिट्यूएंसी किसको बोलते हैं? नेशनल लेवल पे अलग होती हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल पे अलग होती हैं। स्टेट लेवल की कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ी छोटी होती है। जैसे बिजनौर एक विधानसभा क्षेत्र है, चांदपुर एक विधानसभा क्षेत्र है, नजीबाबाद एक विधानसभा क्षेत्र है। बट ये इनको जब बड़े पे देखते हैं तो ये सब आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं? लोकसभा क्षेत्र। और सिर्फ दो ही है यहाँ पे, कौन कौन से? बिजनौर लोकसभा क्षेत्र और नगीना लोकसभा क्षेत्र। बिजनौर के अंदर कौन कौन से आ गए? बिजनौर विधानसभा क्षेत्र और चांदपुर विधानसभा क्षेत्र। और मेरठ का आ गया मीरापुर विधानसभा क्षेत्र, मुजफ्फरनगर का आ गया फुलकाची विधानसभा क्षेत्र और मीरापुर विधानसभा क्षेत्र। इनसे मिलकर क्या बन गया? बिजनौर लोकसभा क्षेत्र। समझ आ रही है? ठीक उस तरह से अगर हम बात करें नगीना के अंदर, तो नगीना लोकसभा क्षेत्र क्या क्या आ गया? नगीना विधानसभा क्षेत्र, नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र, धामपुर विधानसभा क्षेत्र, नहटौल विधानसभा क्षेत्र। क्लियर, समझ में आई सबको इतनी बात? और एक बाकी क्या बचा? बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र उसके अंदर आता है मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर। ओके, बेलगांव से पढ़ना। चलिए, तो ये तो बेटा वो बात हुई हमारी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है कि जो लोकसभा क्षेत्र होते हैं वहां से निकल के आता है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं वहां से निकल के आता है एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर, सबको पता है इसके बारे में? सबको पता है? ठीक है, चलिए तो इंडिया को मैंने आपको बताया 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है इंडिया के लोकसभा क्षेत्र को। ठीक है, और हर एक स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्र कौन से स्टेट में है? इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन से स्टेट के अंदर होंगी? उत्तर प्रदेश के अंदर, बिकॉज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है यूपी की। यस, एरिया से मतलब नहीं है, सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है एरिया के मामले में, बट वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी हमसे बहुत कम है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको डिवाइड कैसे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है, अब ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी दी हुई है। गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी दिख रहा है, जिसके अंदर जो येलो पार्ट है, ये दिख रहा है येलो पार्ट। तो ये येलो पार्ट जो है ये गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है। पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरा जो आपने मैप में दिया हुआ है बुक में, ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है। बट इसके अंदर दो पार्ट जो है, एक आलम और एक यादगीर, ये इस लोकसभा क्षेत्र का पार्ट नहीं है। समझ आ रहा है? बीच के जो बाकी पार्ट है, अफजलपुर, जवेरी, ये सब जो है ये इसके पार्ट हैं। बट जो आलम है, यादगीर है, ये इस लोकसभा क्षेत्र के पार्ट नहीं है। मतलब देखिए, जो इन्होंने येलो के अंदर जो बाउंड्रीज में दिए हुए हैं, ब्लैक बाउंड्रीज के अंदर येलो दिए हुए हैं, ये क्या है? विधानसभा क्षेत्र है। क्या है बेटा? विधानसभा क्षेत्र है। बट जो पूरा एक जिला है उसके अंदर दो विधानसभा क्षेत्र जो हैं, आलम और यादगीर, ये दो विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा क्षेत्र के हिस्से में नहीं आते हैं। गुलबर्गा जो डिस्ट्रिक्ट है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर ये नहीं काउंट होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था बिजनौर के हिसाब से। समझ आ रहा है सबको इतनी बात? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, तो हमने अलग बात से कर ली है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पंचायत, म्युनिसिपल पंचायत है ना, नगर पालिका प्रधान, ये जो होती है आपकी नगर परिषद और ग्राम पंचायत वगैरह में, इनको फिर आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इनको लोकली लोग क्या बोलते हैं? सीट बोलते हैं, है ना, सीट बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि बिजनौर सीट से कौन खड़ा है इलेक्शन में,
या चांदपुर सीट से कौन जीता, ऐसा बोलते हैं ना, सीट बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ठीक है। चलिए, तो ये वाला ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है बेटा वो है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ में आ गया सब बच्चों को, कैसे बनती है, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, किसके ऊपर डिपेंड करती है, पॉपुलेशन के ऊपर। और विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर क्या बनता है, लोकसभा क्षेत्र बनता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर देखिए अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, जनरल भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससीज भी हैं, एसटीज भी हैं, ठीक है। तो जो हमारे देश के अंदर जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस समय पे एक चीज नोटिस की गई कि देश के अंदर ज्यादातर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो कौन है, जो जनरल या ओबीसी में आते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। तो ऐसे में क्या होगा, जो एससी और एसटी के लोग हैं, बिकॉज वो ना तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, ना उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, अपने सोसाइटी के अंदर भी लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत नहीं करते हैं, तो उनके पास वो एक पावर नहीं है जो उनके पास होनी चाहिए एससी और एसटी लोगों के लिए। तो ऐसे में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उस समय पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उन्होंने एक प्रावधान ऐसा किया कि संविधान के अंदर उन्होंने ये रूल बना दिया कि जब इलेक्शंस होंगे तो कुछ सीटें जहां पे एससी और एसटी की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है उन सीटों को रिजर्व कर दिया जाएगा। अब रिजर्व जानते हैं हम लोग किसे बोलते हैं, एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसके ऊपर इलेक्शन में खड़े होने वाला व्यक्ति केवल एससी होगा अगर वो एससी सीट आई है, या एसटी होगा अगर वो एसटी सीट है, बट उस पर वोटिंग सब लोग करेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए समझने के लिए आपको यहां देखना है, मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं चांदपुर विधानसभा क्षेत्र या फिर बिजनौर लोकसभा क्षेत्र। चलिए बिजनौर की बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे हैं बिजनौर लोकसभा, ठीक है। बिजनौर लोकसभा की हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पिछले इलेक्शन में ये क्या थी, जनरल सीट। जनरल सीट का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में कंपीट कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इलेक्शन में आराम से खड़ा हो सकता है। बट ये बात होगी पिछले इलेक्शन की, मान लीजिए अगली बार जब ये सीट आई नेक्स्ट इलेक्शन में तो तब इसको बोल दिया गया कि ये एससी सीट है। क्या है, एससी सीट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस सीट के ऊपर जो व्यक्ति कंपीट करेंगे उसका कंपल्सरी है एससी होना, एससी इन द सेंस शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर होना। अगर वो एससी नहीं है तो चाहे वो कितना भी योग्य है, कितना भी उसने काम किया है, कितने भी उसके अंदर पावर है, बट वो इलेक्शन में कंपीट नहीं कर सकता, बिकॉज ये बाउंडेशन है कि इस सीट पे इस साल कौन व्यक्ति खड़ा होगा जो शेड्यूल्ड कास्ट को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे यहाँ एसटी तो है नहीं दूसरा में, बट अगर हम बात करते हैं झारखंड की, झारखंड में एसटी बहुत है, शेड्यूल ट्राइब बहुत है झारखंड के अंदर, तो झारखंड की एक पूरी सीट है जिस सीट के ऊपर जो सीट आई वो आई है एसटी शेड्यूल ट्राइब। तो वहां पे शेड्यूल ट्राइब भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, ओबीसी भी है, जनरल भी है, बट रूल क्या है, क्योंकि एसटी सीट आई है तो वहां पे जो व्यक्ति कंप्लीट ग्रेजुएशन में उसका होना क्या है जरूरी, एसटी होना। वोट सब करेंगे, वोट सबको करना होगा बट एसटी। अब आपसे बात आती है कि ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा किया क्यों गया है, ऐसा बेटा इसलिए किया गया है ताकि जो लोग हमारे देश के अंदर जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है देश के अंदर उनको बराबर का मौका मिल सके। बराबर का मौका इन द सेंस देश के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कहां बनते हैं, लोकसभा में। तो अगर लोकसभा में एससीज नहीं होंगे तो क्या बाकी जो लोग हैं वो एससीज के हितों को उतना ध्यान में रखेंगे? थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बट रिप्रेजेंटेशन उनका अगर होगा तो वो अपने हक के लिए बात कर सकते हैं कि हमारी भी सुनो, हम लोग भी तो अपने देश के पार्ट हैं, है ना, एससी एसटीज के लिए। तो ये जो सीटें रिजर्व की जाती हैं हर साल, वो कितनी की जाती है, उनके देश के अंदर, हमारे देश के अंदर टोटल कितने परसेंट उनकी पॉपुलेशन है। मान लीजिए कि एससीज की पॉपुलेशन है देश के अंदर 21%, कितनी, 21%। तो 21% सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी जाएंगी किसके लिए, एससीज के लिए। मान लेते हैं कि 15% पॉपुलेशन है एसटीज की, तो 15% ऑफ द टोटल सीट्स इसमें रिजर्व कर दी जाएंगी
एसटीज के लिए। वो सीट हर बार बदलती तो रहती है, जैसे पिछली बार सीट अगर जनरल थी, इस बार एससी में आ गई, अगली बार होता है फिर से आ जाए जनरल में, ये चेंज होता रहता है, बट ये टर्म वाइज रिप्रेजेंटेशन मिलता रहता है। समझ में आई सब बच्चों को बात, ताकि उन लोगों को भी बराबरी का मौका मिलता रहे। तो लोकसभा इलेक्शंस में तो केवल एससी और एसटी को मिलता है रिजर्वेशन, ओनली एससी और एसटी को मिलता है। बट जब बात आती है विधानसभा इलेक्शन की, मतलब स्टेट इलेक्शन की, तो वहां पे किसने कॉल मिला था, क्या बोलते हैं हम लोग, ओबीसी। जब असेंबली इलेक्शन आते हैं, हमारे लोकल इलेक्शन आते हैं, उसमें क्या आता है कि जो ओबीसीज हैं उनको भी उस स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर स्टेट के अंदर पॉपुलेशन शेयर अलग अलग होता है। यूपी के अंदर ओबीसीज बहुत ज्यादा है ना, तो यूपी के अंदर जो ओबीसीज हैं उनके लिए भी सीटें रिजर्व की जाती है। बात समझ आ रही है, ठीक है। एससी के लिए भी की जाती है, एसटी के लिए भी की जाती है, और सबसे बड़ी बात 33% रिजर्वेशन किसके लिए होता है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो एक सीट एससी हो सकती है, एक सीट ओबीसी हो सकती है, एक सीट एसटी हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, जनरल हो सकती है। समझ आ रहा है। तो जनरल पे कोई भी, जनरल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो जनरल वाले को पढ़े होंगे, जनरल पे कोई भी खड़ा हो सकता है, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, फीमेल हो, मेल हो, कोई भी खड़ा हो सकता है जनरल में। बट अगर ऐसी सीट आई है, एससी में कौन खड़ा हो सकता है, या तो एससी मेल या एससी फीमेल। ठीक, ओबीसी तो कौन खड़ा होगा, ओबीसी मेल या ओबीसी फीमेल। एसटी कौन खड़ा होगा, एसटी मेल या एसटी फीमेल। बट अगर सीट आई है ओबीसी फीमेल, ये पॉसिबल है। मैं को क्या बताया ना अभी कि 33% रिप्रेजेंटेशन किसको मिलता है, रिजर्वेशन किसको मिलता है, फीमेल को। तो एक सीट ओबीसी फीमेल भी हो सकती है, मतलब जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो ओबीसी तो हो ही हो, साथ ही साथ उसका फीमेल होना भी कंपल्सरी है। बात समझ आ रही है। ऐसी ही एससी फीमेल सीट भी हो सकती है, एसटी फीमेल सीट भी हो सकती है। समझ आ रहा है बेटा, क्लियर। ताकि ओबीसी को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले, एससी को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले, एसटी को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले, साथ ही साथ फीमेल्स को भी बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिले हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, कानून कायदे बनाने के अंदर। आई थिंक समझ में आया होगा सबको, बहुत बेसिक था, क्लियर, ठीक है।